अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जी बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अब आपके पेपर जो है वो एमसीक्यूज टाइप होंगे और उसके साथ साथ जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी पेपर में आएंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसके आज हमने एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। और इसमें से बच्चों बहुत सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा। तो जो इसमें हमने नहीं पढ़े बच्चों आज हम वो डिस्कस करेंगे। बिज़नेस भी हम पढ़ चुके हुए हैं बच्चों। गुड्स और मर्चेंडाइज, परचेज़, क्रेडिट परचेज़, ये सारे बच्चों हम पढ़ चुके हैं। कैश परचेज़, परचेज़ रिटर्न और रिटर्न इनवर्ट, तो ये सारे जो है वो हम शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। जी बच्चों, अकाउंटिंग भी हम पढ़ चुके हुए हैं। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। शायद हमने ये भी पढ़ लिया हुआ है ऑलरेडी। तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बच्चों क्या होता है? अकाउंटिंग के अंदर बच्चों याद रखिएगा हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर दो सिस्टम हम यूज़ करते हैं। एक होता है कैश सिस्टम और एक होता है अक्रूवल सिस्टम। कि बच्चों कैश सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसके अंदर हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। उधार पे जो हम लेन देन करते हैं उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, उसको हम कहते हैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। लिखा हुआ इट इज़ अ सिस्टम इन विच अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ओनली व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड आर पेड। ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें हम सिर्फ उसी वक्त ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जब हम कैश रिसीव करते हैं या कैश पे करते हैं। मतलब जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं, उधार पे जो हम लेन देन करते हैं उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद है अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम कैश ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं और बच्चों क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ अ सिस्टम इन विच एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड आइदर कैश इज़ पेड और नॉट। कह रहा जी बच्चों, इसमें हम एक्सपेंस और इनकम को उस वक्त रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो हो जाता है। जी बच्चों, चाहे कैश हमने पे किया या नहीं किया। तो दूसरे वर्ड्स में ये ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम कैश ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अकाउंटिंग बच्चों क्या होता है, ये डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बच्चों ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जी बच्चों याद रखिएगा अकाउंटिंग की तीन जो है वो टाइप्स हैं। अकाउंटिंग की कितनी टाइप्स हैं? तीन टाइप्स। ये बच्चों आपको एमसीक्यूज भी पूछ सकता है। अच्छा बच्चों, ये जो हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं आपसे जो एमसीक्यूज पूछेगा वो भी इन्हीं डेफिनेशंस में से ही पूछता है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो डेफिनेशंस के तो आपके लिए एमसीक्यूज करना जो है वो हल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं क्लियर तो आपको एमसीक्यूज भी हल नहीं हो सकेंगे। तो अच्छा बच्चों, अकाउंटिंग की तीन ब्रांचेज होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग और मैनेजेरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? जी बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ये एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करते हैं। कास्ट अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल बच्चों उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, वहाँ पे होता है जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और कास्ट अकाउंटिंग की मदद से हम क्या करते हैं, जो हम चीज़ें बनाते हैं उन चीज़ों को बनाने के ऊपर कितनी कास्ट आई है, एक यूनिट को बनाने की कितनी कास्ट आई है, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम कास्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द बिजनेस। जी बच्चों, चीज़ों को बनाने पे कितनी कास्ट आई है, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मतलब चीज़ों को बनाने पे कितनी कास्ट आई है, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, कास्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये अकाउंटिंग बच्चों मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होती है जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं। उसके बाद है जी मैनेजेरियल अकाउंटिंग। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूज टू मेक मैनेजेरियल डिसीजन। ये बच्चों मैनेजेरियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डिसीजंस लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे, जस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से हम प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन मेजर कर रहे हैं। कास्ट अकाउंटिंग में भी हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बनाने पर कितनी कास्ट आ रही है उसकी बस कैलकुलेशन कर रही हैं। लेकिन मैनेजेरियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उन इन्फॉर्मेशन की बेस पे फिर हम करते हैं क्या, डिफरेंट टाइप्स के डिसीजन लेते हैं।
तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूज टू मेक मैनेजेरियल डिसीजंस। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये मेन 3 टाइप्स है अकाउंटिंग की। उसके बाद बच्चों एसेट्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लाइबिलिटीज़, कैपिटल, ड्राइंग्स, रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंस। जी बच्चों एक्सपेंस तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ये आगे बच्चों सारी की सारी अब न्यू डेफिनेशंस आ रही हैं। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। जी बच्चों इस कंसेप्ट के मुताबिक बिजनेस और बिजनेस का जो मालिक होता है वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा होते हैं। लिखा जी अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर्स। इसका क्या मतलब है बच्चों सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का? फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस ने किसी के पैसे देने हैं तो मतलब बिजनेस ने देने हैं, उसके ऑनर ने पैसे नहीं देने। अगर वो ऑनर जो है वो बिजनेस किसी और को सेल करके चला जाता है तो फिर भी इसका मतलब है कि उस बिजनेस ने पैसे देने हैं। वो जो आदमी बिजनेस छोड़ के चला गया हुआ है उसने पैसे नहीं देने। बिजनेसमैन और बिजनेस जो है ये एक दूसरे से एक अलहदा चीज़ें हैं। इसको हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बच्चों हमें क्या कहता है? ये हमें बताता है कि हमारा बिजनेस जो है वो फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चलेगा। आज हम जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा माइंड क्या है कि हमारा बिज़नेस जो है चाहे बच्चों वो 1 साल बाद बंद हो जाए, 2 साल बाद बंद हो जाए या 1 महीने बाद बच्चों वो बंद हो जाए, लेकिन हमारा जो जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उस वक्त हमारा माइंड क्या होता है कि हमारा बिज़नेस जो है वो एक अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चलता रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इट इज़ अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर एन इनडेफिनेट टाइम पीरियड। देयर इज़ नो इंटेंशन टू लिक्विडेट। लिक्विडेट का मतलब होता है बंद करना। द बिजनेस इन द फोरसिएबल फ्यूचर। कह जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो फ्यूचर के अंदर उस बिज़नेस को बंद करने का हमारा कोई जो है वो इरादा नहीं होता, इंटेंशन नहीं होता। ये नहीं होता जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा माइंड ये नहीं होता कि आज हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो साल बाद हमने इसे बंद कर देना है। बल्कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में ये नहीं होता। हमारे माइंड में ये होता कि हमारा बिज़नेस जो है वो फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड कंटिन्यू रहेगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। जी बच्चों अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को, उन डीलिंग्स को, उन चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम जो है इन टर्म ऑफ मनी मैयर कर सकते हैं, जिनकी कोई कीमत हम मैयर कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिनको हम इन टर्म ऑफ मनी जो है वो मैयर नहीं कर सकते उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। जी बच्चों जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई लेन देन किया, उससे हमें प्रॉफिट हुआ, तो बच्चों कितना प्रॉफिट हुआ वो तो हम मैयर करते हैं इन टर्म ऑफ मनी। उस प्रॉफिट एंड लॉस को तो हम मैयर करेंगे, लिखेंगे। लेकिन बच्चों प्रॉफिट होने से हमें कितनी खुशी हुई है, तो बच्चों जब हमें प्रॉफिट होता है तो हमें खुशी भी होती है, लेकिन खुशी कितनी हुई है उस चीज़ को हम जो है अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब फीलिंग्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग के अंदर जस्ट जो है वो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं जिसको हम पैसों की शक्ल में मैयर कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सिर्फ वो चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जिसकी जो है वो पैसों की शक्ल में कोई वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो चीज़ जिसकी हम पैसों की शक्ल में कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते उस चीज़ को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ एन इक्विवेलेंट क्रेडिट। कोई भी हम बच्चों लेन देन करते हैं, कोई भी चीज़ हम डेबिट करते हैं तो बच्चों हर डेबिट के अगेंस्ट जो है एक चीज़ क्रेडिट होगी। आपने जनरल एंट्रियाँ देखी थी, उसके अंदर आपने देखा बच्चों जब भी हम कोई एंट्री करते थे एक चीज़ डेबिट होती थी और एक चीज़ क्रेडिट होती है। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक हमेशा जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक चीज़ डेबिट होगी और एक चीज़ जो है वो क्रेडिट होगी। ये नहीं होगा किसी ट्रांजैक्शन में कि डेबिट हो और उसमें क्रेडिट ना हो या क्रेडिट हो और उसमें डेबिट ना हो। Accounting period concept. According to this concept, the life of the business is divided into series of relatively short accounting period of equal length for studying the result shown by the business. जी बच्चों जैसे कि अभी हमने पीछे बात की है कि बिज़नेस की जो लाइफ होती है, जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं हमारे माइंड में ये होता है कि बिज़नेस हमारा जो है वो फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड जो है वो चलता रहेगा। अब बच्चों हमने क्या करना होता है, आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड हमने देखना होता है कि हमारा बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने बिज़नेस को जो है वो छोटे छोटे हिस्सों के अंदर उसकी लाइफ को जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर डिवाइड कर देते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन के लिए।
तो नॉर्मली बच्चों हम इसको 1 साल का जो है वो टाइम पीरियड दे देते हैं। हर साल के बाद हम उसका जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। जी बच्चों, ये टाइम पीरियड जो है वो 1 साल से कम भी हो सकता है। हम हर 6 महीने बाद या हर 3 महीने बाद या हर महीने जो है वो अपने बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, अपनी बिज़नेस की जो हमारी टोटल लाइफ होती है उसको हम रिलेटिवली शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड्स के अंदर डिवाइड करते हैं ऑफ इक्वल लेंथ। अच्छा बच्चों, इक्वल लेंथ का क्या मतलब है? अगर हमने 1 साल का टाइम पीरियड रखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन के लिए, तो फिर हम बच्चों क्या करेंगे, हर दफ़ा 1 साल बाद ही कैलकुलेशन करेंगे। ये नहीं होगा कि हमने इस साल 1 साल बाद कैलकुलेशन की और अगली दफ़ा हम 6 महीने बाद कर लें और फिर अगली दफ़ा 3 महीने बाद। नहीं जी बच्चों, हमने जो टाइम पीरियड एक दफ़ा फिक्स कर लिया, फिर हम उतने ही टाइम पीरियड के बाद जो अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करें। अगर हमने 6 महीने का पीरियड रखा तो फिर हम हर 6 महीने बाद अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, और अगर साल रखा तो फिर हर साल बाद जो है वो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। मैचिंग कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एक्सपेंस ऑफ द पीरियड विल बी ऑफसेट अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। जी बच्चों, ये कंसेप्ट हमें बताता है कि जिस साल का एक्सपेंस है हमने उसको उसी साल की इनकम में से जो है वो एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल 2020 चल रहा है तो 2020 के जो एक्सपेंस है उसको हम 2020 की ही इनकम में से माइनस करेंगे। ये नहीं किया जाएगा कि 2020 का एक्सपेंस है तो उसे 2019 की इनकम में से माइनस कर दिया जाए। ये मतलब होता है बच्चों मैचिंग कंसेप्ट। जिस साल का, जिस ईयर का, जिस मंथ का वो एक्सपेंस है उसको उसी साल उसी महीने के इनकम में से हमने क्या करना बच्चों, ऑफसेट करना। ऑफसेट मतलब डिडक्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों रियलाइजेशन कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। जी बच्चों, ये कंसेप्ट हमें बताता है कि जब भी हम गुड सेल करें या सर्विस प्रोवाइड करें हमने उसी वक्त जो है वो रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे हमें जो है वो कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ। लेकिन हमने बच्चों जब चीज़ें सेल की या सर्विस प्रोवाइड की हमने उसी वक्त जो है वो इनकम को रिकॉर्ड कर लेना है। जी बच्चों, फॉर एग्जांपल इस साल आप जो है वो गुड सेल कर रहे हैं लेकिन पैसे आपको जो है वो 2021 में मिल रहे हैं, लेकिन आपने बच्चों क्या करना है, उस इनकम को आपने 2020 में ही रिकॉर्ड कर लेना। ये नहीं होगा कि आपने सेल तो 2020 में की और पैसे आपको 2021 में मिल रहे हैं तो आप कहें कि इसको हम 2021 में इनकम कंसीडर करेंगे। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं होगा। जिस साल में आपने सेल किया, जिस वक्त आपने सेल किया, चाहे पैसे मिले हैं या नहीं मिले, आपने उसको उसी साल में जो है वो कंसीडर करना है। कॉस्ट कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरली एंटर्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एट द प्राइस पे टू एक्वायर इट। जी बच्चों, ये कंसेप्ट हमें बताता है कि हमने एसेट को जिस प्राइस पे परचेज़ किया हम उसको उसी प्राइस पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसकी एक्चुअल प्राइस जितनी मर्जी हो। फॉर एग्जांपल एक एसेट है वो 10 लाख रुपए का है लेकिन हमें जो है वो 8 लाख में मिल जाता है, कहीं से सस्ता मिल जाता है, तो बच्चों हम उसको 8 लाख से ही रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं होगा कि हमने इसको 8 लाख में ख़रीदा लेकिन मार्केट में चूँकि इसकी वैल्यू 10 लाख है तो हम अपनी बुक्स में 10 लाख रिकॉर्ड करेंगे। नहीं बच्चों, जितने का हमने ख़रीदा वो एसेट हम उसको उसी प्राइस पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट चैप्टर की कुछ डेफिनेशंस थी। इनमें से मोस्टली जो है वो हम पढ़ चुके थे और ये कुछ बाकी रह गई थी जो कि मैंने आज आपको अभी इस लेक्चर में डिस्कस कर दी हैं। जी बच्चों, इसी के साथ साथ जो है वो हम इसी चैप्टर के आज MCQs भी डिस्कस करेंगे। तो ये बच्चों इसी चैप्टर के MCQs हैं। अगर आपने ये डेफिनेशन जो पीछे मैंने आपको पढ़ाई है अगर वो क्लियर है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये MCQs हल करने में कोई मसला नहीं होगा। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपके पास MCQ नंबर 1 लिखा हुआ था, प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू रिकॉर्ड इकोनॉमिक डाटा, क्लासीफाइंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशनल बेसिस फॉर एक्शन। जी बच्चों, प्राइमरी फंक्शन अकाउंटिंग का क्या होता है, क्लासीफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करना और फिर उसको जो है वो समराइज करना, ये बेसिक फंक्शन होता है अकाउंटिंग का। उसके बाद नेक्स्ट है जी, एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिजनेस। जी बच्चों, ट्रस्ट, सोसाइटी, नन ऑफ ए एंड बी एंड बिजनेस। तो बच्चों ये आपने डेफिनेशन पढ़ी थी बिजनेस की, तो उसके अंदर बच्चों ये आपने यही डेफिनेशन पढ़ी थी बिजनेस की। उसके बाद नंबर 3 है, ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पज आर कॉल्ड गुड्स, एसेट, लाइबिलिटी, सेल। जी बच्चों, ये भी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी गुड्स की। वो तमाम चीज़ें जो हम रीसेल पर्पज़ के लिए ख़रीदते हैं उसको बच्चों हम क्या कहती हैं, गुड्स कहती हैं। बुक कीपिंग प्रोवाइड द प्राइमरी फंक्शन, फाइनल इंफॉर्मेशन सेकेंडरी फंक्शन, ऑल ऑफ द अबव।
ये जो बुक कीपिंग जो होता है ये हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है अकाउंटिंग के अंदर। बुक कीपिंग मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, ये हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद बच्चों आपके पास है नंबर 5, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्लासिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इंटरप्रेटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स, नन ऑफ द अबव। जो बुक कीपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जस्ट जो हम जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। उसके बाद बच्चों हम आगे जो है वो लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो वो बुक कीपिंग में नहीं आता। बुक कीपिंग में सिर्फ क्या आता है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम बुक कीपिंग कहते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी, एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स। बच्चों ये वाली डेफिनेशन मैंने आपको फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में पढ़ाई थी। वो एसेट जिनका कोई वजूद होता है उसको हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, उसको हम कहते हैं बच्चों टेंजिबल एसेट्स। अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सेलर टू द बायर फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर एसेट्स इज कॉल्ड कैश मीमो, इनवाइस, वोचर, नन ऑफ दीज। जी बच्चों जब हम उधार पे जो है वो कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो सेलर जो है वो हमें एक बिल देता है, उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है कि हमने क्या चीज़ ख़रीदी है, उससे उसकी डेट, उसकी जो है वो प्राइस वगैरह, क्वांटिटी वगैरह, वो सारी डिटेल उसके ऊपर मेंशन होती है। तो उस बिल को हम कहते हैं, उसके ऊपर एक सीरियल नंबर भी लिखा होता है, उसको हम इनवाइस कहते हैं। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट MCQ है। अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सेलर टू बायर, कौन देता है, सेलर बायर को देता है, फॉर क्रेडिट सेल। और बच्चों ये याद रखिएगा जो इनवाइस होती है ये सिर्फ क्रेडिट सेल पे इशू होती है, कैश सेल पे ये इनवाइस इशू नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास नंबर 8, नंबर 8 पे बच्चों हमारे पास आ रहा है हाउ मैनी ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग आर। जी बच्चों ये मैंने आपको अभी पीछे डेफिनेशन पढ़ाई, मैंने आपको कहा कि डेफिनेशन अगर आपको क्लियर होंगी तो आपके MCQs भी वहीं से क्लियर हो जाएंगे। अकाउंटिंग के बच्चों मेनली 3 ब्रांचेज है, जैसे अभी हमने पीछे बात की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजेरियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, स्कूल, अमेरिका, प्रोप्राइटर। जी बच्चों अकाउंटिंग जो होती है ये बिजनेस की लैंग्वेज है। नंबर 10, ऑल इवेंट्स विच आर रिलेटेड टू बिजनेस आर मेजर्ड इन किलोग्राम, मनी, क्वालिटी, क्वांटिटी। जी बच्चों ये भी अभी हमने पीछे पढ़ा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, उसके अंदर हमने बात की अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उसको हम इन टर्म ऑफ मनी मेजर करते हैं। द रेट ऑफ अलाउंस गिवन बाय क्रेडिटर टू अ डेटर इफ ही पे हिज डेट्स बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉर्मली 2%, 5%, 10%, 15%। जी बच्चों नॉर्मली अगर हम वक्त से पहले पेमेंट कर दें तो जो क्रेडिटर होता है वो हमें 2% डिस्काउंट दे देता है। ये भी हमने बच्चों जनरल वाले चैप्टर में पढ़ा था जिसमें हमने टर्म पढ़ी थी 210 नेट 30। तो नॉर्मली बच्चों अगर हम वक्त से पहले पेमेंट कर दें, उधार पे हमने चीज़ खरीदी है, हमें 1 महीने का टाइम दिया गया, लेकिन हम 1 महीने से पहले ही पेमेंट कर दें तो नॉर्मली जो क्रेडिटर होता है वो हमें 2% डिस्काउंट दे देता है। नंबर 12 है ऑल दोज गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड इन अ बिजनेस आर टर्म्ड एज रेवेन्यू, एक्सपेंस, स्टॉक, सेल। जी बच्चों स्टॉक इन्वेंट्री की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो तमाम चीज़ें जो हमारे पास अनसोल्ड हो जाएं, अनसोल्ड रह जाएं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टॉक कहते हैं। नंबर 13 है द टर्म एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर आर सेम, डिफरेंट, अपोजिट, सिंगुलर और प्लूरल। जी बच्चों एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर ये एक दूसरे से टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, क्लियर। अक्सर बच्चे इसको जो है वो एक ही समझते हैं लेकिन ये एक दूसरे से अलग चीज़ें होती हैं। इसके बाद नंबर 14 है द राइट्स possessed by the owner against the asset of the business are called asset, liability, owners, equity, owner। जी बच्चों right possessed by owner against the assets of the business उसको हम कहते हैं owners equity। बिजनेस के अंदर बिजनेस का मालिक जो भी चीज़ इन्वेस्ट करता है बच्चों वो कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी कहलाता है। तो बच्चों बिजनेस में जितने भी एसेट्स होते हैं उसके बदले ऑनर जो है वो उसमें क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसको हम ऑनर्स इक्विटी कहते हैं। 15 वाला बच्चों ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस इज कॉल्ड डेटर, क्रेडिटर, शेयर होल्डर या ऑनर। वो आदमी हु ओज का मतलब होता है मकरूज होना, वो आदमी जो बिजनेस का मकरूज होता है उसको हम डेटर कहते हैं। वो आदमी जिसने बिजनेस के पैसे देने हैं उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, डेटर। या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं वो आदमी जिससे बिजनेस में पैसे लेने हो उसको हम डेटर कहते हैं। इसके बाद बच्चों नंबर 16 है स्टेजेस फॉर प्रोसीडिंग अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ऑल ऑफ दीज।
जी बच्चों, बिज़नेस के अंदर हम ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, फिर हम उसको जो है वो लेजर में क्लासीफाई करते हैं और फिर हम उसको ट्रायल बैलेंस में जाके समराइज़ कर देते हैं। तो इसमें बच्चों ऑल ऑफ दीज आएगा। अकाउंटिंग के अंदर हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं, क्लासीफाइंग भी करते हैं और समराइजिंग भी करते हैं, ऑल ऑफ दीज। जी बच्चों, फर्स्ट MCQs के अंदर हमने यही बात की थी कि अकाउंटिंग का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। नंबर 17 है, इफ़ डैमेज्ड और बिलो स्टैंडर्ड गुड्स रिटर्न टू द सेलर आर कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, रिटर्न टू सप्लायर, ऑल ऑफ दीज। जी बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड हमने बात की थी, परचेज रिटर्न हमने चीज़ ख़रीद लिया लेकिन जो है वो चीज़ ख़राब निकल आती है या हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिटर्न टू सेलर। अगर हम खरीदी हुई चीज़ सेलर को वापस कर दे तो वो परचेज रिटर्न कहलाती है और इसी के डिफरेंट नाम है, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न टू सप्लायर। तो ऑल ऑफ दीज आएगा बच्चों, ये सारे इसके नाम हैं। उसके बाद नंबर 18 है बच्चों, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग क्वान्टिफाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन टू पीपल who need such information is called economic, accounting, bookkeeping, none of these। जी बच्चों, अकाउंटिंग जो है ये दूसरे लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बिज़नेस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्वांटिफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्वांटिफाइड का मतलब होता है बच्चों अमाउंट की शक्ल में, फिगर्स की शक्ल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जी बच्चों, दो वर्ड होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसकी खसूसियात के बारे में, उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। और क्वालिटेटिव होता है किसी चीज़ के बारे में फिगर्स प्रोवाइड करना, अमाउंट्स वगैरह प्रोवाइड करना। तो बच्चों, अकाउंटिंग जो होता है ये हमें क्वांटिफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट जो है ये फिगर्स के अंदर होता है, जैसे 1 लाख, 2 लाख, ये होता है क्वांटिफाइड इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, अकाउंटिंग जो है ये हमें क्वांटिफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बिजनेस के बारे में। उसके बाद नंबर 19 है, द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू, एसेट, कैपिटल, एक्सपेंस। ये वो जो बिजनेस का मालिक जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल या अर्नर्स इक्विटी भी कहते हैं। अ पर्सन फ्रॉम होम क्रेडिट परचेजेज आर मेड इज कॉल्ड डेटर, क्रेडिटर, बैंकर, ऑनर। जिस आदमी से बच्चों हम उधार पे चीज़ें खरीदते हैं उस आदमी को हम जो है वो क्रेडिटर कहते हैं। ये भी हमने बच्चों क्रेडिटर की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास 21 है। 21 के अंदर बच्चों बता रहा था, प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर इज कॉल्ड एक्सपेंस, लॉस, लायबिलिटी, रेवेन्यू। ये भी बच्चों हमने रेवेन्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी। हम गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को, उसको हम क्या, उसके बदले जो हमें पैसे मिलते हैं उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। अ फॉर्म ऑफ रेमुनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय वन पर्सन टू एन अदर, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन, एक्सपेंडिचर। जी बच्चों, हम जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले हमें जो पैसे मिलते हैं या तो आपको सैलरी मिलती है या फिर आपको कमीशन मिलती है। तो ये कमीशन जो है ये भी एक जो है वो रेमुनरेशन की एक टाइप है। रेमुनरेशन का मतलब होता है मुआवजा। नंबर 23 है, इट टेक प्लेस व्हेन एसेट्स आर सर्विसेज आर एक्वायर्ड, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, एक्सपेंडिचर। जी बच्चों, जब हम कोई एसेट ख़रीदते हैं या कोई सर्विस जो है वो एक्वायर्ड करते हैं उसके बदले जो हम पेमेंट करते हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। जब भी हम एसेट खरीदेंगे उसके बदले जो हम पेमेंट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है बच्चों, एक्सपेंडिचर होता है। उसके बाद नंबर 24 है, अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्सन आर थिंग, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंट, अकाउंटेंसी। अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्सन आर थिंग। जी वो जो किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती हैं उसकी जो हम एक समरी बना लेते हैं, उस समरी को हम अकाउंट का नाम देते हैं, अकाउंट का नाम देते हैं बच्चों। उसके बाद नंबर 25 है, द डिस्काउंट अलाउड बाय होलसेलर टू रिटेलर एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। जी बच्चों, ये डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी, ट्रेड डिस्काउंट। अगर होलसेलर या रिटेलर होलसेलर जो है वो अगर रिटेलर को डिस्काउंट देता है लिस्ट प्राइस के ऊपर तो हम उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हुए हैं। उसके बाद बच्चों 26 है, अ पर्सन टू होम द गुड्स आर सर्विस आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस इज नोन एज क्रेडिटर, प्रोप्राइटर, डेटर, इन्वेस्टर। वो आदमी जिसको हम उधार पे चीज़ें बच्चों सेल करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं बच्चों। उसके बाद नंबर 27 है, ऑल डेट्स विच आर
payable by a business to its investor and others are known as capital, equities, expense, liabilities. All debts which are payable by a business to its investor and others are known as, जी बच्चों यहाँ पे मुझे लगता है ये मिस्टेक है, यहाँ पे नहीं बच्चों ठीक है, इक्विटीज़। जी बच्चों इक्विटी के अंदर कैपिटल भी शामिल होता है और इसमें लाइबिलिटी भी शामिल होती है। जी बच्चों कैपिटल क्या होता है, जो बिज़नेस के मालिक ने पैसे बिज़नेस में इन्वेस्ट किए हों उसको हम कैपिटल कहते हैं, और जो बाहर के लोगों से हमने उधार पे चीज़ें ली हुई हैं उसको बच्चों लाइबिलिटीज़ कहते हैं। लेकिन उसने बात की है कि बिज़नेस ने ऑनर के इन्वेस्टर के पैसे देने हैं और दूसरे लोगों के भी पैसे देने हैं, तो वो क्या होगा बच्चों, वो इक्विटी होगा। इक्विटी का मतलब कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल और लाइबिलिटी को प्लस करें तो वो इक्विटी बन जाता है। उसके बाद नंबर 28 है, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वोचर, कैश ट्रांजैक्शन, लेजर, कैश मीमो। जी बच्चों हमने जो भी लेन देन किया हुआ है उसके बदले हम रिटर्न फॉर्म में जो एक बिल बनाते हैं उसको हम वोचर कहते हैं। अगर आपने बाज़ार से कभी कोई चीज़ ख़रीदी हो तो आपने देखा होगा, आप चाहे कैश पे भी चीज़ ख़रीदें तो वो आपको एक बिल बना के देता है जिसके ऊपर डिटेल वगैरह मेंशन होती है। जैसे आप कोई बुक ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर लिख देता है कि आपने ये बुक ख़रीदी है, इतनी इसकी प्राइस है, उसके ऊपर वो डेट भी लिख देता है और अपनी स्टैम्प भी लगा देता है। तो वो एक रिटर्न एविडेंस होता है आपके पास कि आपने ये काम किया। जैसे जो अगर हम पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं वहाँ से भी हमें बिल वगैरह बनवा लेते हैं। बच्चों नॉर्मली बिज़नेस के अंदर ऐसे होता है कि कोई भी हम जो लेन देन करते हैं उसका हम एक वोचर अपने पास सबूत के तौर पे रखते हैं, ताकि कल को आगे अगर हमें जो है वो ऑनर पूछ लेता है कि ये आपने एक्सपेंस किया, आपके पास क्या सबूत है, तो हमारे पास रिटर्न फॉर्म में वो जो बिल होता है वो मौजूद होता है, उसको हम वोचर कहते हैं। 29 है, नेट इनकम इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, रेवेन्यू प्लस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस इनकम, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। जी बच्चों ये हमारे पास नेट इनकम आएगा इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करके। नंबर 30 है बच्चों हमारे पास, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन हैविंग टू फंडामेंटल एस्पेक्ट्स इज नॉन एज सिंगल एंट्री सिस्टम, मॉडर्न एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, नन ऑफ दीज। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन हैविंग टू फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। जी बच्चों ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जिसके अंदर हम हर ट्रांजैक्शन के दो जो है वो अफेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग के अंदर ये दो सिस्टम यूज़ होते हैं, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। तो नॉर्मली बच्चों हम बिज़नेस के अंदर डबल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम हर ट्रांजैक्शन के जो दो अफेक्ट होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, जबकि सिंगल एंट्री में कभी हम दो अफेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, कभी हम सिंगल अफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद है जी, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इट इज़ अज्यूम दैट बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर एन इनडेफिनिट टाइम पीरियड। जी बच्चों ये आज के लेक्चर में हमने जो डेफिनेशन डिस्कस की हैं उसी से रिलेटेड ये MCQs है। कह रहा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इट इज़ अज्यूम दैट बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर एन इनडेफिनिट टाइम पीरियड। जी बच्चों कौन सा कंसेप्ट है जिसमें हमने अभी पढ़ा कि बिजनेस जो है वो फॉर इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए चलता रहेगा। रियलाइजेशन कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जी बच्चों इसके अंदर हमने अभी डिस्कस किया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें बताता है कि हमारा बिजनेस जो है वो फॉर इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद है बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस एंड ऑनर बोथ हैव सेपरेट एंटिटी। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये बच्चों बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, इसके बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट उसी को बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी कहती हैं। इस कंसेप्ट के मुताबिक हमारा जो बिजनेस होता है और उसका जो मालिक होता है वो एक दूसरे से क्या होती हैं, अलहदा होते हैं। जी बच्चों इतने ही हमारे MCQs थे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है इसकी तमाम डेफिनेशन भी कंप्लीट हो चुकी हैं और इसके हमने आज जो है वो MCQs भी सारे जो है वो डिस्कस कर लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको बच्चों समझ आ गई होगी। तो अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप ज़रूर पूछिएगा। और बच्चों इसके लिए अगर आप पॉसिबल हो तो ICOM 1 की जो है वो आप बुक इसके लिए जो है वो ले लीजिएगा। अगर आपको कहीं से मिल जाए, किसी स्टूडेंट से मिल जाए तो बेहतर हो, नहीं तो आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा। इसके पिक्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन अगर आपके पास बुक हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर किसी एक के पास बुक हो, दूसरों के पास बुक ना हो तो आप लेके जो है उसकी कॉपी भी करवा सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।